भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर मां गंगा के आंचल में आप सबका मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का क्षण है कि दुनिया के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में काशी की इस धरती पर अनुसूचित जाति मोर्चा ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति के आयोजन को यहां पर संपन्न किया है। मैं भी देख रहा था जब योगी शंभुनाथ जी मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहे थे। योगी शंभुनाथ जी हमारे संप्रदाय से जुड़े हैं और अगर भेद होता तो शंभुनाथ जी मेरे गुरु भाई नहीं हो पाए थे। हम दोनों एक ही संप्रदाय से, एक ही परंपरा को मानने वाले हैं और यही तो इस धरती ने संदेश दिया था। संत रविदास जी ने यही संदेश दिया था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाइयों बहनों, कौन परिस्थितियां थी कि इस समाज के एक बड़े तबके को समाज से अलग काट छांट कर दो। आप देखें, बहुत दूर मत जाइए। वेदों में, उनकी ऋचाओं में, उपनिषदों में, अन्य स्थानों पर नहीं जाना चाहता मैं, केवल रामायण को आप देखें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हम सबका साक्षात्कार कराने वाला कौन है? त्रिकाल दर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें उसके उपरांत रामायण का भगवान राम के चरित्र की यशोगाथा न गाई हो और उसका श्रेय जाता है महर्षि वाल्मीकि को। भारत के जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इन दोनों को रचने वाला कौन है? महाभारत। जब महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना कृष्णदेव व्यास जी ने किया तो उन्होंने बड़े दावे के साथ उसमें लिखा कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च बद्धस्व यदि हास्ति तदन्यत्र यदि हास्ति न तत्क्वचित्। उन्होंने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वे चार मानवीय पुरुषार्थ हैं। दुनिया में जो कुछ भी कहीं है इस महाकाव्य में है और जो इसमें नहीं वह इतर कहीं नहीं। ये भारत का कोई ऋषि कर सकता है। ये कृष्ण द्वैपायन व्यास कहां पैदा हुए? भारत का मध्यकाल भरा पड़ा है। संत रविदास तो इसी काशी की धरती में पैदा हुए थे। मां गंगा के निन्योपासक थे। दिन भर अपनी मेहनत करते थे और जब समय मिलता था तो एक बार जाकर के मां गंगा को भी एक आना चढ़ा करके स्नान करके एक आना चढ़ा करके आ जाते थे। कहते इस काशी में जब एक बार उनके मित्र एक संत ने कहा कि चलो गंगा स्नान करते, उन्होंने कहा देखो मैं एक काम पे व्यस्त हूं, मेरी तरफ से मां को अर्पित कर देना। उसके साथ ही गए, जैसे सभी लोग जाते स्नान करने के लिए, उन्होंने भी अपना स्नान किया। स्नान करके अपना मां को जो भी अपनी तरफ से अर्पित करना था करते हुए वापस आ रहे, याद आ रहे थे ये तो रविदास ने भी कुछ दिया है। और संत रविदास जी की ओर से जब उन्होंने जैसे एक आना चढ़ाया तब तक मां गंगा ने साक्षात हाथ फैला दिया।
पूछे 70 विकास कोई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा देखो मैं वहां प्रत्यक्ष नहीं था लेकिन सूक्ष्म रूप से तो हूं। और तभी उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरे लिए जो चमड़े का जो बर्तन है ना, जो मैं सेवा करता हूं अपनी मेहनत से कमाता हूं, मेरे लिए सब कुछ वही है। जो मेरी आमदनी कर रहा है वो मुझे सिखा रहा है। भाइयों बहनों, जब कोई समाज आत्म विस्मृति के गर्दने पहुंचता है या उसको पहुंचाया जाता है, उसको उसके इतिहास से, उसकी परंपरा से काट दिया जाता है, तो आत्म विस्मृति की स्थिति में पहुंच जाता है और फिर भेदभाव का शिकार होता है, छुआछूत और अस्पृश्यता का शिकार होता है। इस देश ने सैकड़ों वर्षों तक इस दंश को झेला है और उसकी विकृति के फलस्वरूप गुलामी को भी भोगा है। उसी आत्म विस्मृति से उभारने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकारें कार्य कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का त्याग और बलिदान इन्हीं स्मृति के उस कालखंड से व्यवहार करके अपने गौरवशाली अतीत के साथ फिर से जोड़ने का एक अभियान है। भारत को, स्वतंत्र भारत को संविधान देने की बात आई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान दे दिया। सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत का संविधान उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर के, धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर के, हर प्रकार की स्वतंत्रता के साथ हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक मूल्यों और आजादी के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा है। किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। हम सबको इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और यही तो एहसास कराया है इस देश का अनुसूचित जाति का समाज और मूल है। और याद रखना, मूल न्यू दिखती नहीं है लेकिन कौन सी पर खड़ा हो पाता है, बहुत ही मजबूती से और इसलिए भाइयों बहनों, उस मजबूती के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अलग अलग कालखंड में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को एक नया स्वरूप देकर के लोगों के सामने प्रेरणा दी। अपनी गरीबी, पारिवारिक आर्थिक बदहाली स्थिति के बावजूद बाबा साहब भीमराव ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मान अपमान की चिंता के बगैर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास किया और कभी भी देश के हितों के विरुद्ध कभी सोचा भी नहीं। याद करिए, उस कालखंड में दो महापुरुष पैदा हुए थे जो अनुसूचित जाति की आवाज बने थे। एक महाराष्ट्र में मऊ मध्य प्रदेश में जन्म लेने के बाद नागपुर को अपना केंद्र बिंदु बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और दूसरे थे बंगाल से श्री जोगेंद्र नाथ मंडल। ये दोनों अनुसूचित जाति की आवाज बने थे देश की आजादी के आंदोलन के दौरान। वंचितों, दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर जो भरे गरीब की आवाज है, लेकिन एक आवाज का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि मुझे भारत के अंदर, भारत की परंपरा के अंदर, भारत के मूल्यों और आदर्शों के अंदर, भारत की सनातन परंपराओं का पालन करते हुए इन समस्याओं का समाधान भी निकालना है। लेकिन दूसरे के मन में भाव था कि नहीं, मुझे इससे विद्रोह करके अलग रास्ता अपनाना है। क्या हुआ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों को स्थापित करने का संकल्प लेकर के अनुसूचित जाति, वंचित समाज की आवाज बनकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया, वे लोग पूज्य हो गए, समाज के लिए वंदनीय हो गए।
भारत का कोई नागरिक, भारत का कोई प्रांत, भारत का कोई दल ऐसा नहीं हो सकता जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं का विरोध कर सकता, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का विरोध करता। हर व्यक्ति सम्मान देता है, लेकिन क्या जोगेंद्रनाथ मंडल को सम्मान मिल पाया? जिस पाकिस्तान के समर्थन में उन्होंने आजादी के पूर्व आवाज बुलंद कर दी थी, उसी पाकिस्तान से मात्र 1 वर्ष के अंदर उनको भाग करके भारत के अंदर गुमनाम जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज जोगेंद्रनाथ मंडल इतिहास के किसी पन्ने में खो गए। दोनों आपको समान योग्यता और दक्षता के थे, लेकिन एक लोक पूज्य हो गया, लोक मान्य हो गया, और दूसरा इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। याद रखना, देश और एक ही हमारी कोई जाति नहीं, कोई मत और मजहब नहीं, कोई उपासना विधि नहीं, एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का उपासक कार्य करेगा, अपने आप को समर्पित करेगा और लोग पूज्य हो जाएगा, समाज उसको पग पग पर सम्मान देगा। लेकिन जो भी उन मूल्यों को रौंद करके अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की चाटुकारिता करता हुआ दिखाई देगा, समाज उसको विस्मृत करके किसी कूड़े के दान में फेंक करके हमेशा के लिए भुला देगा। क्या से होता रहा है, आदिकाल से ही परंपरा रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक बड़े तबके को न्याय दिलाने का कार्य आपने देखा होगा। जो लोग जातिवाद भड़का करके समाज को लड़ा करके सत्ता हासिल करते थे, कितना उत्थान किया उन्होंने? मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार थोड़ा जाकर के पूछिए अनुसूचित जाति समाज से, अगर आजादी के 70 वर्षों में अनुसूचित जाति समाज की उन समस्याओं का समाधान हुआ होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 में आकर के स्वच्छ भारत मिशन नहीं चलाना होता। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध कराने के लिए अथक परिश्रम नहीं करना होता। 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध कराया गया। आप जानते हैं, इनमें से भाइयों बहनों 95% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जातियों से संबंधित है, जो शासन की सुविधा से वंचित की गई थी। और उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 लोगों को हम लोगों ने 2017 के बाद एक शौचालय बनाकर उपलब्ध करवाया। ये शौचालय उन बहन बेटियों की इज्जत की, उनकी गरिमा की रक्षा का ही माध्यम बना, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य को भी सुधारने का एक माध्यम बना। कितनी बड़ी क्रांति इसके माध्यम से हुई है, लोग अभी उसको देख नहीं रहे, उस पर कोई शोध नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने इसका अध्ययन करवाया है। मैं देख रहा था पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे सत्यनारायण जटिया जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये सोनकर जी हमारे साथ सांसद थे, तो सोनकर तो है, ये भी मेरे साथ सांसद है, वो मेरे साथ सांसद थे। और ये लोग कहते थे, मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद था और हर बार एक ही मुद्दे को लेकर के संसद में लड़ता था, मस्तिष्क ज्वर और इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को। आप आश्चर्य करेंगे, जो भी इस बीमारी से मौतें होती थी, 90% मौतें होती थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की। हर साल होती थी। 1977 से लेकर के 2017 तक मौत के आंकड़े 1200, 1500, 2000 मौतें हर साल होती थी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर। प्रदेश के 38 जनपदों में थी, लेकिन 2 कमिश्नरी की मैं ज्यादा बात कर रहा हूं। मैं हर बार संसद में लड़ता था इसको लेकर। दवा के लिए, वैक्सीन के लिए, उनके उपचार के लिए सुविधा हो, सैंपल टेस्ट के लिए गोरखपुर में ही या पूर्वी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग लैब स्थापित हो, इसको लेकर के
लड़ता था लगातार। 1998 से लेकर के 2017 तक केवल यही लड़ाई लड़ता रहा। 2017 में जब मुख्यमंत्री मुझे ही बना दिया गया तो उपचार की व्यवस्था को अलग रखते हुए उसको अच्छा सुदृढ़ करने के साथ हमने फोकस किया कि अगर उन क्षेत्रों में हर परिवार के पास शौचालय हो जाए, हर परिवार को हम साफ सफाई की व्यवस्था के साथ जोड़ दें, हर परिवार को शुद्ध पेयजल दे देंगे, सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा और हम लोगों ने जब एक कार्य प्रारंभ किया, भाइयों बहनों, आज इंसेफ्लाइटिस से 95% बीमारी समाप्त, मौतें होना समाप्त। ये सब बच्चे आज सुरक्षित हैं, जीवित हैं। और ये तो मैं केवल 7 जनपदों की बात कर रहा हूं। देश के अंदर न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा होगा। स्वच्छ भारत मिशन, याद करिए लोकसभा चुनाव के ठीक समय मुझे चुनाव आयोग ने 3 दिन के लिए बैन कर दिया। बैन करने के बाद जब मुझे प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाया तो मैं परेशान हुआ। मैं 3 दिन तक मैं क्या करूंगा? लोकसभा का चुनाव चरम पर, मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया कि मैं क्या करूंगा? तो मैं बैठा ही था। मैंने बजरंगबली की बात कही, इसलिए मुझे बैन किया गया, इसलिए मैं बजरंगबली के मंदिर में जाऊंगा दर्शन करने। विवाह हनुमानगढ़ी में चलते हैं। रात्रि को 11 बजे मेरे पास अयोध्या के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति का एक मेल मिला। महावीर हरिजन नाम का व्यक्ति आज भी अयोध्या में। उसने मुझे मेल किया कि मैंने सुना है कल अयोध्या आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि आप अयोध्या आ रहे हैं, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मैंने कहा देखो, चुनाव आयोग ने मुझे प्रतिबंधित कर रखा है, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई प्रेस नहीं करनी है, कहीं कोई फंक्शन नहीं करना है। उसने कहा आप अकेले आ सकते हैं। मैंने कहा तरकीब आपने अच्छी सोची। मैंने कहा मैं अकेले आ जाऊंगा आपके यहाँ। मैं अकेले, मैंने मालूम किया वहां पे कुछ कार्यकर्ता लोग आए। मैंने कहा देखो, महावीर हरिजन नाम के एक व्यक्ति ने मुझे आमंत्रण दिया अपने घर में। मैंने कहा मुझे उसके घर जाना है। तो मैं गया अयोध्या में। जैसे उतरा उसके बाद मैं उनके घर के लिए प्रस्थान किया। वो बेचारा अपने घर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती की थाली लेके खड़ा था। मैंने कहा भैया ये क्या? कहा साहब ये जो मकान है आप ही ने दिया। मैंने कहा मैंने कहां से दिया? उसने कहा जिंदगी भर में बहुजन समाजवादी पार्टी का केवल हार था, लेकिन मुझे किसी योजना का लाभ नहीं मिला। उसने कहा एक झलक है, अभी आप अंदर तो आइए। मैं अंदर गया। उसने कहा साहब देखो मैंने भोजन बनाया है, आप मेरे घर में भोजन खाएंगे? मैंने कहा जरूर पाऊंगा। उसने कहा देखिए ये जो चूल्हा है ना, ये भी मोदी जी ने दिया है। फिर राशन कार्ड लेके आया। उसने कहा राशन कार्ड आपने दिया है। फिर आयुष्मान भारत का कार्ड लेके आया। उसने कहा देखिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मुझे मोदी जी ने दे दिया है। मैंने कहा और कहा ये जो बिजली चल रही है ना, ये भी हमें मेरे घर में आकर के विद्युत विभाग के लोगों ने दिया है कि भैया मकान बन गया तो कनेक्शन दे दो, चुपचाप हम आपको फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं। काम पहले क्यों नहीं होता था? मैंने उसके घर को देखा। मैंने कहा भैया आपने तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा आपको मिला? उसने कहा 2 लाख मिल गया, 50,000 की किस्त आने वाली है, 2.5 लाख मुझे मिल रहा है। मैंने कहा 2.5 लाख में तो आप जो है 4 कमरे उन्होंने बनाए थे। मैंने कहा 4 कमरे आपने तो बना दिए? उसने कहा हाँ मैं राजमिस्त्री का काम ही करता हूं, और राजमिस्त्री का काम करते करते मैंने पैसा जो राजमिस्त्री को देना था वो मेरा बच गया, तो मैंने मकान में लगाया। मैंने कहा बच्चे क्या क्या है? उसने कहा देखो, उसने कहा मेरी 2 लड़कियां हैं, इन दोनों की मैं शादी कर चुका हूं। ये 2 बच्चे मेरे बचे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, ये दोनों पढ़ रहे हैं। लड़की पढ़ रही है और लड़का मेरा पढ़ लिया है। तो मैं उसकी कथा सुनने लगा।
उसने कहा देखिए, मैं जब रात्रि को 12 बजे आपने कंफर्म किया कि आप आ रहे हैं, तो मैंने अपने लड़के को भेजा कि दोनों लड़कियों को भी बुला लो, क्योंकि जब मैंने दोनों लड़कियों की शादी की थी तब मेरे घर में मेरे पास एक कच्ची झोपड़ी थी, दीवार भी मिट्टी की थी और ऊपर से ठोस की झोपड़ी थी। बरसात आता था, पानी टपकता था, लकड़ी में या कोयले में भोजन बनता था। लेकिन मैं इनको दिखाने के लिए लाया हूं कि देखो कौन लोग हमें मकान दिए हैं। हमें अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए, आंखें खोल देनी चाहिए, कौन हमें योजनाओं से जोड़ रहा है और बिना भेदभाव के। उसने कहा साहब देखिए, मैं अपनी लड़कियों को इसलिए बुलाया। तो मैंने कहा लड़का क्या कर रहा है? मैंने कहा क्या कोई आपकी इच्छा कभी नहीं हुई कि आपके पास पक्का मकान हो? उसने कहा इच्छा क्यों नहीं हुई? इच्छा होती थी, लेकिन मैं अपनी जवान लड़कियों की शादी पहले करूं कि कैसे करूं? और उसके बाद उसने कहा साहब लड़की की शादी के लिए पैसा बचाया था, तो एक लड़की की शादी आपने सामूहिक विवाह योजना में करवा दिया, वो भी पैसा मेरा बच गया। दूसरी लड़की बड़ी वाली की मैं पहले शादी कर चुका था, फिर बचा करके 1 लाख रुपए मैंने तैयार किए थे कि अब मकान बनाऊंगा। 1.5 लाख रुपया हुआ, तब तक एक दिन मेरे पास अधिकारी है, उन्होंने कहा कि देखो आपका मकान स्वीकृत है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका मकान बनना है, आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, आप अपना अकाउंट दीजिए। तो मोदी जी ने पहले जनधन अकाउंट हमारा खुलवा दिया था, उस अकाउंट में पहली किस्त आ गई। अधिकारी आए, उन्होंने कहा तुम्हें सस्ते में हम बालू, सीमेंट, छड़, ईंट ये सब दिलवाएंगे। और अधिकारी गए, दुकान को बोल दिए कि भाई देखो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई अन्य वो नहीं होगा, इस रेट से ज्यादा आप नहीं देंगे। और हमें सब मिला, मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया। तो आज तो मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, मेरे पास 1.5 लाख जो बचा था, इस दौरान मैंने क्या किया कि अपने लड़के को जो पढ़ लिया था उसके लिए ई रिक्शा ले लिया हूं। अब 30,000 रुपये महीना मेरा लड़का कमा रहा है ई रिक्शा से। और इसीलिए गृह प्रवेश में आपसे ज्यादा अच्छा अतिथि मेरा नहीं हो सकता था भाइयों में, अभी वो था। उसके बाद सुनकर अब सोचिए, आवास की स्कीम कैसे कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। देश के अंदर 2.5 करोड़ ऐसे लोगों की आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हैं, और उत्तर प्रदेश में 42 लाख गरीबों को एक आवास हमारी सरकार ने 2017 के बाद दिए हैं। 42 लाख। और जो लोग उस कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना अलग से चलाई गई। अब सोचिए, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। ये पहले भी दे सकते थे। 4 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन। ये ज्यादातर अनुसूचित जाति की बस्तियां थी। मोदी जी के पहले भी अनेक प्रधानमंत्री थे, लेकिन चिंता मोदी जी ने ही की, क्योंकि आत्मविस्मृति की उस भंवर जाल से उभार करके फिर से आत्म गौरव की अनुभूति हमारा ये समाज भी कर सके और फिर नेतृत्व देने की क्षमता विकसित कर सके, वह भाव पैदा करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी सरकार 2017 में उन योजनाओं को यहां सफलतापूर्वक लागू किया ही। हम वर्तमान में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रदेश के अंदर दे रहे हैं, 15 करोड़ लोगों को हर महीने। और आप देख रहे होंगे, जब मैं आया था उससे पहले भूख से मौत हुई थी सोनभद्र में, चित्रकूट में, कुशीनगर में। इसमें मुसहर जाति के लोग थे, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोग थे, जनजातीय लोग भी थे। हमारी सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भूख से मौतें होती थी।
मैंने एक बार सत्यापन करवाया, मैंने कहा सत्यापन कराओ, हर व्यक्ति के पास राशन कार्ड होना चाहिए। 40 लाख राशन कार्ड ऐसे थे उस व्यक्ति के नाम पे तो बनाए गए थे, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मेरे नाम पे राशन निकल रहा है। वो किसी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी या किसी अन्य पार्टी के पदाधिकारी के नाम पर, कोटेदार के नाम पर, वो कोटेदार उनके नाम से राशन निकाल के भेज देता था। हमने सख्ती की, कार्रवाई की और हर एक व्यक्ति के राशन कार्ड बनाए। आज भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में आपने इस चीज को महसूस किया होगा। इससे पहले जब भी कोई आपदा आती थी, उस आपदा में बीमारी के साथ साथ भूख से मौतें ज्यादा होती थी। और कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। कोरोना से लोगों के जीवन को बचाने का कार्य तो सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया ही किया गया, लेकिन भूख से एक भी मौत नहीं होने दी गई। जहां आवश्यकता पड़ी उस प्रकार की सुविधा व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य नहीं किया गया। लेकिन साथ साथ अपने महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए। अभी दुष्यंत जी बता रहे थे और आपको लोगों को सौभाग्य मिला होगा, काशी संत शिरोमणि रविदास जी की पावन प्राकट्य स्थली भी है और हमारी सरकार को इस बात का गौरव प्राप्त है। हम उस स्थान के सुंदरीकरण की एक बृहद योजना को लेकर के कार्य कर रहे हैं। नहीं हो सकता, कोई और किसी और को चिंता नहीं थी, हम कार्य कर रहे हैं। अलग से है कि विरोधी दलों के लोग उसमें विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, कोई स्टे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सबके बावजूद हम लोग कार्य नाम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वे इस आयोजन में सहभागी बने थे, उनके करकमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि की चित्रकूट के पास महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली, वहां के सुंदरीकरण के कार्य को, और मैंने तो हमें कहा कि फॉरेस्ट से थोड़ा एनओसी की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाओ। वहां पे रोपवे तो वहां चढ़ने के एकदम पहाड़ी है, हर व्यक्ति पहाड़ी पे चढ़ने में उसको दिक्कत हो सकती है। रोपवे से जाकर के देखेगी महर्षि वाल्मीकि ने कहां पे रहकर के साधना की। महाराज सुहेलदेव को 11वीं सदी के उस पराक्रमी योद्धा को भुला दिया गया। आज उनका भव्य स्मारक बन रहा है बहराइच में, सरकार बना रही है। हर स्तर पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। श्रृंगेरपुर में निषाद राज गुर्जर का एक भव्य स्मारक बनाने की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश के अंदर उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो रही है जिस पर समाज का हर तबका गौरव की अनुभूति कर सके और उसके साथ समाज को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। समाज के प्रखर तबके को आज तो अनेक योजनाएं चल रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए योजनाओं का लाभ, उसकी बुकलेट बनाकर, जैसे एक युवा ने अभी एक बुकलेट यहाँ पे दी, बहुत सरल भाषा में एक एक बस्ती में, एक एक घर में व्यापक जनसंपर्क के माध्यम से उस बुकलेट को उपलब्ध कराना और बताना कि देखो योजना ये है, इस योजना का लाभ किस रूप में दिया जा सकता है। छात्रवृत्ति है, कोई बाधा नहीं, 100% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी है, शुल्क प्रतिपूर्ति होनी है। तो फिर पठन पाठन की व्यवस्था क्यों नहीं, उच्च शिक्षा हासिल क्यों नहीं। विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड जा सकते हैं, हमारा समाज से समाज क्यों नहीं। आज आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं अन्य लोगों को प्रेरित कर सकते। बाबा साहब ने इसी बात को कहा था और हमारी सरकार ने इसीलिए आने के तत्काल बाद कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन छुट्टी नहीं, बल्कि हर कार्यालय में, हर विद्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के बड़े बड़े फंक्शन होने चाहिए, पता तो लगना चाहिए बाबा साहब ने उसका योगदान क्या है समाज में।
हम छुट्टी करके लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान से दूर करते हैं, हर संस्था में हो। और हमने कहा हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी फोटो लगना चाहिए और तस्वीर लगाओ, प्रेरणा लो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो योगदान दिया देश को, और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने जो लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भव्य स्मारक बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। भव्य स्मारक माननीय राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करके हम लोगों ने उनके कर्तव्यों से शिलान्यास कार्य प्रारंभ करके कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बने, आने वाली पीढ़ी समझ सके कि वास्तव में हमारा हित कहां सुरक्षित है और हम कैसे समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का निर्णय लेकर के अगर हम कार्य कर सकेंगे, भाइयों बहनों, इसी में पूरे देश का, पूरे समाज का हित निहित होगा। और मुझे विश्वास है अनुसूचित जाति राष्ट्रीय कार्य समिति और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, वे अपने फील्ड में जाकर के, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के व्यापक जन जागरण के अभियान के माध्यम से समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ करके, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना, किसी भी प्रकार की छुआछूत और किसी भी प्रकार की उस बुराई से, आडंबर से मुक्त करवा करके उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों से प्रेरित और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना होगा। अच्छी और उत्तम शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। सरकार हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार भरपूर सहयोग कर रही है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। हर प्रकार से उनके पीछे खड़े होकर के उन्हें सम्मान प्रदान करने को तैयार है। उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का दायित्व हम सबका होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस संसदीय क्षेत्र काशी में आपने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति को यहां पर आयोजित किया। काशी को आपने देखा होगा, काशी कैसे परिवर्तित हुई है। जो लोग काशी 5 वर्ष पहले आए होंगे, 7 वर्ष पहले आए होंगे, आज उन्हें काशी बदली हुई दिखाई दे रही। आज काशी अपने नए रूप में हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और इस काशी में आप भूले नहीं हुए हो, काशी के डोम राजा किसी ने कभी उनका स्मरण नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने उन्हें पद्मश्री ही दिया। समाज के योगदान कितना, हजारों वर्षों की विरासत को संभाल करके वो परिवार आगे बढ़ रहा है। सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। हमेशा काशी के हित के लिए जो कार्य हो सकता है, बढ़ चढ़ करके उसमें सहभागी बनते हैं। और मोदी जी ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। भाइयों बहनों, ये होती है समता मूलक समाज के निर्माण की कथा, और इसी को हमें आगे बढ़ाना होगा, जन जन तक इसे पहुंचाना होगा। आप सब काशी में आए, उत्तर प्रदेश में आए, आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन किया। और ये सभी प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में एक बड़े बड़े सम्मेलन करने के लिए आहूत करें। बड़े बड़े सम्मेलन होने चाहिए। 75 जनपद है, और याद करना आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है, तो 75 जनपदों में आपके 75 बड़े सम्मेलन हो जाएंगे ना, तो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भी पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ जाएगा। और इससे इस नए कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना होगा, और हमारी तरफ से तो योगी संपूर्ण जी आपके साथ है। मैं आपके इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इस आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।